खड़ी चोटी वाली गरीब काली देवरानी। मोहन अपनी इकलौती बेटी ममता के साथ एक छोटे से गांव भीमपुर में रहता था। मोहन अपनी बेटी ममता से बहुत प्यार करता था। मोहन की उम्र हो गई थी, इसलिए वो चाहता था कि उसकी बेटी की शादी जल्द से जल्द हो जाए। पंडित जी, मैंने आपको अपनी बिटिया के लिए रिश्ते देखने को कहा था, कोई रिश्ता आया क्या? रिश्ते तो बहुत आए, लेकिन आप तो जानते हैं न, ममता बिटिया के काले रंग और उसकी खड़ी चोटी की वजह से हर कोई शादी के लिए मना कर देता है। हे भगवान, न जाने मेरी फूल सी बेटी का क्या होगा। भगवान, मैं आपसे सिर्फ यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरे जीते जी आप मेरी बेटी की शादी किसी ऐसे घर में करा दो जहाँ उसके सारे गुणों का सम्मान हो, ना ही उसकी चोटी और उसके रंग का मजाक बनाया जाए। मोहन अपनी बेटी की शादी को लेकर बेहद ही परेशान रहने लगा था, इसलिए वो बस दिन रात मंदिर में भगवान के सामने बैठकर अपनी बेटी की शादी की प्रार्थना किया करता था। एक दिन, अरे मोहन, तुम यहाँ? प्रसाद, कैसे हो तुम? आज इतने सालों बाद यहाँ कैसे आना हुआ? अरे बस कुछ नहीं यार, तुम्हारी भाभी यहाँ के मंदिर आना चाहती थी, इसलिए मैं आज उसे यहाँ लेकर आ गया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम भी इसी गांव में रहते हो। हाँ यार, जब तुम काम के लिए शहर चले गए थे, उसके बाद मैंने भी गांव छोड़ दिया और मैं यहाँ आ गया। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन हमारी वो छोटी सी बिटिया रानी कहाँ है? अब तो मेरी छोटी सी बिटिया बहुत बड़ी हो गई। अच्छा चलो ठीक है, आज मिलते हैं अपनी बिटिया से। मोहन प्रसाद और उसकी पत्नी को अपने छोटे से घर में लेकर आता है। ममता बिटिया, जल्दी से गरम गरम नाश्ता बनाकर ले आओ। ये लीजिए बाबूजी। मोहन, तुम्हारी बेटी तो बहुत ही बड़ी हो गई है, इसके रिश्ते की बात की है या नहीं? नहीं दोस्त, तू तो जानता है आज के जमाने में सबको अच्छे गुणों वाली नहीं, अच्छी दिखने वाली बहू चाहिए। लेकिन हर कोई ये नहीं चाहता, तू तो जानता है। अगर तुम्हें कोई इनकार ना हो तो मैं अपने छोटे बेटे राज के लिए तुम्हारी बेटी का हाथ मांगना चाहता हूँ। मेरी बेटी अगर तुम्हारे घर जाएगी तो मेरे लिए इससे ज्यादा सौभाग्य की बात क्या होगी। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में राज और ममता की शादी हो जाती है। माँ जी, अब तो हमारी देवरानी का चेहरा हमें दिखा दो। हाँ माँ जी, देवर जी की इतनी जल्दी शादी हो गई कि हमें हमारी देवरानी से बात करने का मौका ही नहीं मिला। इतना कहकर रूबी और रितिका ममता का घूंघट उठाते हैं। माँ जी, ये क्या है? आपने क्या हमारे साथ कोई मजाक किया है क्या? कैसा मजाक बहू? हाँ माँ जी, इतनी काली बदसूरत लड़की हमारी देवरानी कैसे हो सकती है? और इसके बाल देखें, इसकी इस खड़ी चोटी पर तो हम कुछ भी सामान टांग सकते हैं। ये हमारे घर की बहू नहीं हो सकती है। देवर जी, आप मुझे बताइए कि आप तो इतने डैशिंग, हैंडसम और स्मार्ट हैं, तो आप कैसे इस गांव की गवार लड़की से शादी कर सकते हो? भाभी, आपके साथ मुझे भी इसके इस रंग रूप और इसकी चोटी के बारे में अभी पता चला है। माँ और पापा, आप लोगों ने सच में मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं इसके साथ एक पल भी नहीं रहूंगा। बस बहुत हुआ, बहुत सुन लिया मैंने। अपनी बहू का अपमान। हाँ, अगर तुम लोगों को इससे इतनी ही परेशानी है तो तुम लोग इस घर से जा सकते हो। और हाँ राज, तुम कान खोल कर सुन लो, अगर तुमने अपनी पत्नी को छोड़ा तो तुम्हें इस जायदाद में से एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। घर से बाहर निकलने की बात को सुनकर सभी चुप हो जाते हैं। रूबी, रितिका, प्रिया शहर की मॉडर्न, सुंदर और पढ़ी लिखी लड़कियां थीं। ममता के काले रंग रूप और बालों की वजह से वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करी जाती थी, इसलिए वो उसे हमेशा नीचा दिखाते थे। ओए सुन, जाकर ये सारे कपड़े धो दे और उसके बाद सारे घर की सफाई भी कर दे। और इससे पहले हम सबके लिए ग्रीन टी बना दे। ग्रीन टी? ये क्या होती है? पता नहीं माँ जी, ये कौन सी गांव की गवार ले आई हैं। तू ये सब छोड़, जो बाकी काम बोला है वो कर। ठीक है भाभी। ममता के गांव के होने की वजह से वो बहुत ज्यादा भोली थी, इसलिए वो बिना कुछ कहे अपनी जेठानियों की बात आसानी से मान लेती थी। राज जी सुनिए, मुझे बाबा की बहुत याद आ रही है। बहुत समय हो गया है उनसे मिले हुए। क्या आप मुझे उनसे मिलाने लेकर जाएंगे शाम को? मेरे पास इतना फालतू का समय नहीं जो मैं अपना काम छोड़कर तुझे तेरे घर लेकर जाऊं। और हाँ, कितनी बार बोला है कि अपनी ये काली शक्ल लेकर सुबह सुबह मेरे पास मत आया कर। इतना कहकर राज ममता को धक्का देकर वहां से चला जाता है। इसकी वजह से ममता नीचे गिर जाती है और रोने लगती है, लेकिन वो किसी से भी इस बारे में बात नहीं करती है।
ममता की जेठानियां हर रोज उसे परेशान किया करती थीं और साथ ही साथ उसका पति भी उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन, माँ, पापा, भैया, भाभी, देखो मैं आ गई, मेरी बच्ची आ गई। और बेटा, कनाडा में सब कुछ कैसा रहा और पढ़ाई कैसी हुई? ममता, ये तुम्हारी नंद है, ये पढ़ाई के लिए विदेश गई थी, इसलिए तुम्हारी शादी में नहीं आ पाई। तो आप हैं हमारी छोटी भाभी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। जब से मैंने ये सुना है कि राज भैया की शादी हो गई है, जब से मुझे आपसे मिलना था। मोनिका का ममता के साथ इतना अच्छा बर्ताव देखकर तीनों जेठानियों को बहुत चिढ़ मचती है। माँ, पता नहीं कितने टाइम बाद आज मैं इस घर का खाना खाऊंगी। खाना तो बहुत अच्छा बना है। अच्छा तो बना ही होगा ना, ममता ने जो बनाया है। अब ये तेरी दूसरी भाभीयों की तरह नहीं है जो 24 घंटे लीपा पोती में लगी रहे। अपनी सास की ये बात सुनकर तीनों बहुओं को बहुत गुस्सा आता है और वो बोल पड़ती हैं। हाँ हाँ, कम से कम हम इसकी तरह काले तो नहीं हैं, और इसके बाल देखिए, लगता है जैसे कोई चलता फिरता हैंगर है। अपनी भाभीयों के मुंह से ममता के लिए ऐसी बात सुनकर मोनिका को सब कुछ समझ आ जाता है, जिसके बाद वो अगले दिन ममता के साथ ब्यूटी पार्लर जाती है। मोनिका, आप मुझे यहाँ क्यों ले आई हो? भाभी, आपका मेकओवर करने। मतलब? इसका मतलब आप खुद समझ जाओगी जब आप अपने आप को देखोगी। ब्यूटी पार्लर वाली केमिकल की मदद से ममता के बालों को ठीक कर देती है और उसी के साथ केमिकल प्रोडक्ट से ममता का रंग रूप भी बहुत ज्यादा सुंदर हो जाता है। जिसके बाद मोनिका ममता को लेकर वापस घर आती है। ममता को ऐसे देखकर कोई भी उसे पहचान नहीं पाता है। मोनिका, ये कौन है? देखने से तो थोड़ी जानी पहचानी लग रही है। ये क्या तुम्हारी दोस्त है? दिखने में तो बहुत सुंदर है। क्यों, आप सब दंग रह गए ना? ये मेरी दोस्त नहीं बल्कि ममता भाभी है। लेकिन ये इतनी सुंदर कैसे हो गई? मैं जानती हूँ आप सबको भी बहुत हैरानी हो रही है, लेकिन मैं क्या करती। आप सबका बर्ताव भाभी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। आप सबको बस भाभी की खड़ी चोटी और उनका काला रंग दिखाई देता था ना कि उनकी मेहनत। मोनिका की बात सुनकर सबको अपनी गलती का पछतावा हो जाता है। मुझे माफ कर दो ममता, मैंने तुम्हारे साथ सही नहीं किया। तुम मेरी पत्नी हो, फिर भी मैंने तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव किया, इसके लिए मुझे माफ कर दो। ममता, मुझे भी माफ कर दो, हमसे भी गलती हुई है। आप सब मुझसे माफी मत मांगिए। राज, आप मेरे पति हैं और पति अपनी पत्नी से माफी मांगते हुए अच्छे नहीं लगते हैं। और भाभी, आप मुझसे बड़े हैं, मेरी बहन की तरह हैं, और बड़ी बहनें छोटी बहन से माफी नहीं मांगती हैं। ममता सबको माफ कर देती है और वो अब अपने परिवार के साथ खुशी से भरी जिंदगी गुजारती है। मायावती अपनी बहू सोनम और अपने बेटे नरेश के साथ सज्जनपुर गांव में एक छोटे से घर में रहती थी। मायावती के पति की मौत बहुत पहले ही हो गई थी। इस वजह से घर की सारी जिम्मेदारी नरेश के कंधों पर आ गई थी। पिता की मौत के बाद पैसों की कमी की वजह से नरेश अपनी आगे की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया। पढ़ाई पूरी न होने की वजह से नरेश को कोई अच्छी जॉब नहीं मिलती है, जिसके चलते नरेश को मजदूरी करनी पड़ती है। आज तो मेरी कमर ही टूट गई। क्या हुआ माँ जी? कुछ नहीं बहू, पता नहीं कुछ दिनों से कमर में बहुत दर्द हो रहा है। उठने बैठने में भी काफी परेशानी हो रही है। माँ जी, तो आप मेरे साथ हॉस्पिटल चलिए। मैंने सुना है वहाँ के डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। वहाँ की दवाई से आप जल्द से जल्द ठीक हो जाओगी। लेकिन बहू, डॉक्टरों का खर्चा भी तो बहुत होगा ना। रहने दे तू, मेरी शिकायत ही कर दियो। कुछ दिनों में ये दर्द अपने आप ही ठीक हो जाएगा। गरीब होने की वजह से मायावती के परिवार को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। उनके गरीबी के दिन ऐसे ही जा रहे होते हैं कि एक दिन अचानक। क्या हुआ बेटा, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ कि तेरी खांसी जा ही नहीं रही है और ना तेरा बुखार। एक काम करते हैं, पास वाले गांव में एक सरकारी अस्पताल है, वहीं जाकर तुझे डॉक्टर को दिखवाते हैं। मायावती और सोनम नरेश को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं, जहां डॉक्टर की जांच के बाद उन्हें पता चलता है कि देखिए, इन्हें निमोनिया हो गया है, इन्हें सख्त आराम की जरूरत है। अब आप इनसे कुछ काम मत करवाइएगा और इनके शरीर में काफी कमजोरी आ गई है। अगर ये और काम करेंगे तो इनकी हालत और ज्यादा खराब हो जाएगी। डॉक्टर की बात सुनकर मायावती और सोनम काफी परेशान हो जाते हैं और नरेश को लेकर वापस घर आ जाते हैं। अब हम क्या करेंगे? अब ये घर कैसे चलेगा? न जाने अब क्या होगा। इनके खाने पानी का खर्चा
घर का खर्चा सब कैसे चलेगा? और इनकी दवाई, उसका क्या होगा? अब हमें ही कुछ ना कुछ काम करना होगा इस घर को चलाने के लिए। लेकिन माँ जी, हम क्या करेंगे? हमें तो कुछ ऐसा काम भी नहीं आता जिससे हम पैसा कमा सकें। तो क्या हुआ बहू, घर का काम तो आता है ना। हम घर घर जाकर दूसरों के घर का काम करेंगे, जिससे कुछ पैसे घर पर आ जाएंगे और इस घर का गुजारा हो पाएगा। माँ, सोनम मुझे माफ कर दो। आपको मेरी वजह से इतनी परेशानी हो रही है। मेरे होते हुए आप दोनों को दूसरे के घरों में जाकर काम करना पड़ रहा है। आप अपने आप को दोष मत दीजिए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। हाँ बेटा, ये तो हम गरीब की किस्मत है। अगले दिन ही मायावती और उसकी बहू गांव के घरों में काम करने के लिए निकल जाते हैं। गांव के लोग मायावती की बहुत इज्जत किया करते थे, जिसके चलते उन्हें आसानी से काम मिल जाता है। मायावती, ये लो खाना। तुम लोग काफी थक गए होगे ना काम करते हुए। घर जाकर अब खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने इसमें 3 लोगों का खाना रख दिया है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बहन। माँ जी, मुझे नहीं लगता कि अगर हम ऐसे ही घरों का काम करेंगे तो हमारा घर का गुजारा हो पाएगा। मुझे लगता है कि हमें शहर जाना चाहिए। वहाँ हमें हमारे काम के इससे ज्यादा पैसे मिल सकते हैं, जिससे हमारा अच्छे से गुजारा हो जाएगा। मायावती को सोनम का ये आइडिया बहुत पसंद आता है, जिसके बाद मायावती नरेश और सोनम के साथ शहर में काम करने के लिए चली जाती है। शहर जाने के कुछ ही दिनों के अंदर उन्हें एक फैक्ट्री के सामान को पैक करने का काम मिल जाता है, एक अच्छी खासी तनख्वाह के साथ। मैंने कहा था ना माँ जी, देखो हमें कितना अच्छा काम मिल गया, वो भी इतनी अच्छी तनख्वाह के साथ। अब आप देखना, कुछ ही समय में हमारे घर की सारी परेशानी दूर हो जाएंगी। सोनम और मायावती को शहर तो भा गया था, लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा दिनों की नहीं थी। अरे ये क्या, चाय पत्ती तो खत्म हो गई। क्या हुआ बहू? माँ जी, वो चाय पत्ती खत्म हो गई है और मैं लाना भी भूल गई। अब मैं चाय कैसे बनाऊं? चल कोई बात नहीं, तू चाय की तैयारी कर, मैं पड़ोस से चाय पत्ती मांग कर लाती हूँ। इतना कहकर मायावती अपनी पड़ोस में चाय पत्ती लेने चली जाती है। बहन जी, वो थोड़ी चाय की पत्ती मिल सकती है? मेरी बहू चाय बना रही थी और चाय की पत्ती ही खत्म हो गई है। मैं आपको शाम को दे जाऊंगी। यहाँ क्या कोई फ्री फोकट का सामान मिल रहा है? सुबह सुबह आ गई भीख मांगने, चाय पत्ती। इतना कहकर शहर की ये पड़ोसन मायावती के मुंह पर गेट बंद कर देती है, जिसके बाद मायावती वापस अपने घर लौट आ जाती है। क्या हुआ माँ जी, आप तो चाय पत्ती लेने गई थी ना? बहू, लेने तो गई थी मैं, लेकिन इस शहर के पड़ोसी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सिर्फ चाय पत्ती मांगने पर इतनी बेइज्जती कर दी। सोनम और मायावती दोनों को ही यहाँ के लोग अजीब लगते हैं, लेकिन वो बिना ज्यादा कुछ सोचे अपने काम पर चले जाते हैं। सोनम, जरा मेरे केबिन में तो आना, कुछ बात करनी है। जी मालिक, बोलिए क्या हुआ? सोनम के अंदर आते ही दर्शन लाल गेट बंद कर देता है। मालिक, आपने गेट क्यों बंद कर दिया? जो बात मुझे तुमसे करनी है उसके लिए मुझे गेट बंद करना ही पड़ेगा। क्या बात करनी है आपको ऐसी? आज तो तुम रसमलाई लग रही हो इस साड़ी में तो। मालिक, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? दर्शन लाल एक नंबर का ठरकी आदमी होता है। उसकी सोनम पर नजर बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, इसीलिए वो सोनम का हाथ पकड़ लेता है। छोड़िए, छोड़िए मेरा हाथ। क्या तकलीफ है तुम्हें? मेरे पास बहुत पैसे हैं। सोनम अपना हाथ छुड़ाकर तेजी से भागती है और अपनी सास को लेकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद सारी हकीकत सोनम मायावती को बता देती है, जिसे सुनकर मैं अब और यहाँ नहीं रह सकती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू पर किसी और आदमी की बुरी नजर पड़े। आज ही हम यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन माँ जी, अगर हम वापस गांव चले जाएंगे तो हमारा गुजारा कैसे हो पाएगा? वो हम देख लेंगे, लेकिन कुछ पैसों के चक्कर में तेरी इज्जत खतरे में नहीं डाल सकती हूँ। हाँ सोनम, माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। हम आज ही गांव वापस चले जाएंगे। मायावती का सारा परिवार उसी दिन ही अपने गांव के लिए रवाना हो जाता है। गांव पहुंचते ही वो सब सुकून से भरी सांस लेते हैं, जिसके बाद उन्हें उनकी पड़ोसन कोमल मिलती है। अरे काकी, कहाँ चले गए थे आप सब? बेटा, हम शहर गए थे। काकी, मेरे पति ने अभी अपना ऑटो रिक्शा का नया काम शुरू किया है, तो इन्हें कोई ऐसा जिम्मेदार और भरोसेमंद आदमी चाहिए था जो रिक्शा चला सके। इसलिए मैं सोच रही थी कि अगर नरेश भाई साहब को कोई परेशानी ना हो तो वो ये काम कर सकते हैं।
नहीं नहीं, मुझे क्यों परेशानी होगी, आपने तो बल्कि मेरी परेशानी को खत्म कर दिया। नरेश के ऑटो चलाने की वजह से नरेश अच्छी खासी कमाई कर लेता था, जिसके चलते उसके घर के हालात भी अब ठीक से हो जाते हैं और जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाता है। अब मायावती और सोनम को ये अच्छे से समझ आ चुका होता है कि शहर से अच्छा गांव है।